हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एलआर, सीआर और एलसी सर्किट के बारे में पढ़ लिया था। आज जो हम लोगों को काम करना है वो है हमारा किस पे, एलसीआर सर्किट पे। और बात होगी आज किस सर्किट की, एलसीआर सर्किट। ये सर्किट हम लोग के लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे सिलेबस में केवल लिखा हुआ एकमात्र यही सर्किट है और इसी का इम्पीडेंस फाइंड आउट करने के लिए इसी पे न्यूमेरिकल आना ज़्यादा संभावित है इन कंपैरिजन टू एलआर सीआर। लेकिन उन पे भी आ सकता है, ये बिल्कुल मत सोचना कि उन पे नहीं आएगा अगर सिलेबस में नहीं दिए तो। क्यों? क्योंकि एकमात्र यही एक ऐसा सर्किट है जिससे सब कुछ तुम बता सकते हो डायरेक्टली कि देखो ये हो सकता है। ठीक है, तो बात हुई एलसीआर की, तो हम लोगों ने सबसे पहले मान लिया कि वी लेट वी हैव एन इंडक्टर कॉमा a capacitor and a resistor having inductance L, capacitance C and resistance R respectively are connected in सीरीज। ये सब किस में कनेक्ट है? सीरीज में कनेक्ट है। और ये पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन होगा ये किसी एसी पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट है एंड दिस कॉम्बिनेशन ऐसे देखो, an AC source is applied across this combination। तो हमने बनाया एक सबसे पहले इंडक्टर L, एक कैपेसिटर C, एक रेजिस्टर क्या है R, ये C ये L, और एक पावर सप्लाई लगा दी अपनी जो कि कैसी है, AC। और AC पावर सप्लाई कैसे होते हैं? इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट फ्लो कर रही कितनी मान ली हमने, आई। ठीक, क्लियर है मैटर? बताओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है पूरी तरीके से किसकी, फेजर डायग्राम की। नाउ फेजर डायग्राम ऑफ एलसीआर सर्किट। चलो फेजर बना रहे, ध्यान से देखते रहो। अगर मान लिया हमने कि जो ई आर है वो यहां कहीं है, कौन है? ई आर। थोड़ा सा और नीचे बनाते हैं, ज्यादा ऊपर चला जा रहा। ये कौन है? ई आर। जहां ई आर वहीं पे कौन? ये बात हम लोग जानते हैं, रेजिस्टिव सर्किट में करंट और जो वोल्टेज होता है आर के अक्रॉस वो सेम फेज में होता है। फिर ई एल जो होता है, ई एल वो करंट से कितना आगे होता? 90 डिग्री आगे, माने करंट लैग करती है। और ईसी जो होता है वो करंट से क्या होता? करंट से 90 डिग्री पीछे। ये बात हम लोग जानते हैं, बोलो हाँ। ठीक है, अब सिचुएशन अपने सामने बड़ी अजीब सी आने वाली है। सिचुएशन ये आने वाली है कि ईएल बड़ा है कि ईसी बड़ा, ये हमें नहीं पता। तो अब सिचुएशन कंसीडर हमने करी कि इफ एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी, अगर एक्सएल बड़ा है तो कौन बड़ा होगा? ईएल। तो हमने इसको क्या किया, पलट लिया ऊपर। तो ऐसी सिचुएशन में ये डायग्राम क्या बना, ये बना ऐसे कि ये हमने बना दिया किसको, ई आर को,
ये बना दिया किसको, आई को, और ये बन गया ई एल माइनस ई सी। ठीक, और इन दोनों से किसी पर्टिकुलर एंगल पे ये कौन बना, ई, जो कि कितने एंगल पे होगा, ओमेगा टी एंगल पे। ठीक, और करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितने का है, फाई का। ये बात एकदम स्पष्ट है। ये कब के लिए, जब एक्सएल क्या हो, ग्रेटर देन एक्सी से हो, माने ईएल की वैल्यू ज्यादा हो किससे, ईसी से। ठीक, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सेम चीज अगर हम लोग, अगर क्या हो जाए, एक्सएल क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो ये नीचे आ जाएगा। इफ एक्सएल इज स्मॉलर देन एक्सी, देन क्या होगा, सेम फेजर डायग्राम में फिर से चेंज होगा। ये देखो, सबसे पहले तो ई आर बना दिया करो, इसमें तो सोचना ही नहीं है। सबसे पहले क्या बनाया, ई आर, और इससे 90 डिग्री पीछे कौन था, ईसी, और ईएल अगर छोटा है तो ये क्या होगा, ईसी माइनस ईएल, बोलो। और अब इसका जो ई होगा वो यहां कहीं है, ई, और इस ई ने जो एंगल इससे बना रखा वो क्या है, ओमेगा टी, जबकि ये एंगल कौन है, फाई। आई और ई के बीच का जो एंगल है वो कितना है, फाई। ठीक, आप चाहे पहला देखो चाहे दूसरा, ध्यान से कि ई और ई एल माइनस ई सी, दो जो ये अपने वेक्टर टाइप की चीजें दिख रही हैं, और ये कौन है, तीसरा, तो ये क्या है, उसका रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट को कैसे लिखोगे तुम, कि यूजिंग फेजर, यूजिंग फेजर डायग्राम, तुम्हें दिखाई दिया कि जो नेट ईएमएफ है वो अंडर रूट ऑफ ई आर स्क्वायर प्लस ई एल माइनस ई सी होल स्क्वायर है। क्या ये दिखाई दिया, यहां से दिखा कि नहीं दिखा। जब भी देखो, यहां पे यूज हम लोग वेक्टर ट्रीटमेंट का करते हैं एक्चुअल में, ये बीच में ऐसे, तो ये इधर गया, या फिर ऐसे कर लो कि पाइथागोर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर, ऐसे भी सोच सकते हो, क्योंकि 90 डिग्री गैप है। चलो, अब हमें पता है कि ई आर जो होता है वो होता है आई इंटू आर, बोलो, ये तो हम लोग जानते हैं, आई इंटू आर होता है। और जो ई एल होता है वो क्या होता है, आई एक्स एल। ई सी क्या होता है, आई एक्स सी का, तो आई का स्क्वायर यहां भी, अगर यहां से आई कॉमन ले तो आई का स्क्वायर, आई का स्क्वायर पूरे में से कॉमन ले तो बाहर कौन आएगा, आई, अंदर कौन बचा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का, बोलो, होल स्क्वायर। आया कि नहीं आया। अब अगर ये वोल्टेज है, ये करंट है, तो बचा क्वांटिटी क्या होना चाहिए, बची क्वांटिटी क्या होना चाहिए, Z। व्हाट इज Z? Z इज इम्पीडेंस। इम्पीडेंस माने इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एनी AC सर्किट इज नोन एज इट्स इम्पीडेंस। तो इक्वल टू क्या आ गया, I Z, वेयर जो Z है वो अपना क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल, डिफरेंस लगा लो यहाँ पे, XC का स्क्वायर, डिफरेंस लगा लेते हैं हम लोग। डिफरेंस लगाने का फायदा ये होगा कि दोनों के लिए हो गया ना, चाहे हम लोग पहला वाला फिगर लें चाहे दूसरा वाला। तो यहाँ पे उन्होंने डिफरेंस लगा के लिख लेते हैं, तो हम लोग को दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, एक ही बार एक ही चीज से काम चल जाएगा। तो ये आ गई कहानी किसकी, इम्पीडेंस की। तो हो सकता है कि तुमसे कहे कि इम्पीडेंस का फॉर्मूला जनरेट करके दिखा दो, तो आराम से निकाल लोगे, इसमें क्या दिक्कत है। मतलब पूरा मेन रोल किसका है, फेजर डायग्राम बनाने का। फेजर बन गया तो काम सेट है, बहुत बढ़िया। अब मान लो तुमसे कहेगी इफ एक्सएल इज बराबर टू एक्सी, अगर एक्सएल किसके बराबर हो जाए, एक्सी के, तो इसका मतलब तुम कहोगे कि ओमेगा एल किसके बराबर हो गया, 1/ओमेगा सी के, बोलो। इसका मतलब ओमेगा इधर चला गया तो ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू 1/LC हो गया। इसका मतलब ओमेगा इक्वल टू 1/√LC हो गया। उस समय इसी ओमेगा को ओमेगा नॉट माने रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। किस समय, जिस समय
एक्सएल किसके बराबर रहे, एक्सी के, और ओमेगा क्या होता है 2πf, तो 1/√LC, तो यहां से जो f निकल के आएगा ये क्या आएगा 1/2π√LC। ये हम लोगों ने LC सर्किट जब पढ़ा था तो LC ऑसिलेशन में भी इसको देखा कि नहीं देखा, देखा। तो ये बात तो हमने देखी थी, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन LCR सर्किट में ये चीज कहां सामने आ गई कि जब हमने बोला कि इफ XL बराबर XC देन Z, क्या था Z का एक्सप्रेशन, R² प्लस XL डिफरेंस XC, तो ये भी XL कर दिया हमने। जब XL XC के बराबर है तो XC को भी क्या लिख दिया XL, और XL में से XL गया तो खत्म हो गया, जीरो बचा कौन, R का स्क्वायर, और R का स्क्वायर का मतलब क्या बचा, Z इक्वल टू R। मारे तुमसे कहेगा कि शो दैट इफ XL इक्वल टू XC देन LCR सर्किट एक्ट्स एज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ठीक, ऐसा कुछ भी कहते हैं, या कहेगा एट द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस LCR circuit behaves like a purely resistive circuit। ठीक है, तो hence in the condition of resonance, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस का क्या मतलब होता है, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस का मतलब जहां पे करंट के एम्पलीट्यूड्स बड़े बड़े होने लगे ना, एम्पलीट्यूड्स बढ़ जाए। इन द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस LCR सर्किट behaves as purely resistive सर्किट। ठीक, क्लियर मामला एकदम। अच्छा, चलो वापस से आ जाओ उधर। अगर इसको हमने ध्यान से देखा, इस वेक्टर को अगर ऐसे सरकाते तो सामने जाता परपेंडिकुलर ऐसे, ये बेस, तो परपेंडिकुलर पे कौन जा रहा है, EL अपॉन EL माइनस EC, और ये कौन है ER। तो नाउ फेज डिफरेंस के लिए क्या करोगे, tan फाई, tan फाई क्या होगा, EL डिफरेंस EC अपॉन ER। डिफरेंस क्यों लगाया, चाहे पहले वाले फेजर से निकालें चाहे दूसरे वाले फेजर से, काम सेट रहेगा, बताओ कोई दुख दर्द कष्ट नहीं। EL क्या होता IXL बोलो, और EC क्या होता IXC, ER क्या होता IR, ऊपर से I कॉमन लिया और I से I कट गया तो क्या बचा, और ये कौन है tan फाई बोलो। ठीक है, तो यहां से फाई निकाल लोगे तुम, और अगर इफ XL इज बराबर टू XC तो ये क्या हो जाएगा बताओ, tan फाई इक्वल्स टू सामने क्या हो गया जीरो, और tan में जीरो किसकी वैल्यू होती बताओ, हाँ tan जीरो की, तो फाई कितना हो गया 0 डिग्री, बोलो क्लियर मैटर। माने तुम कह रहे हो कि जो E है और I है उनके बीच में एंगल कोई नहीं है एंगल, तो कब ऐसा होता, कब ऐसा होता जल्दी बताओ, जहां E वहीं I, देखो ऐसा कब होता, केवल रेजिस्टिव सर्किट के लिए होता है कि नहीं होता। तो इसीलिए देखो ये क्या बन रहा था, ये क्या बन रहा था, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, और यहाँ पे इसका हम ये भी दिखा दे रहे, जनरली तो यहीं दिखाया जाता है ऐसे E, ये E है जो कि यहाँ से कितना एंगल बना रहा होगा ओमेगा टी, जबकि इससे बना रहा होगा कितना फाई। अगर XL बराबर XC है तो सिचुएशन ये, और अगर पलट गई तो सिचुएशन दूसरी हो जाएगी। क्लियर मामला एकदम स्पष्ट, दुख दर्द कोई नहीं इसमें। तो तुमने इसमें देख लिया कि LCR क्या है, फेजर क्या है, उसका कंडीशन ऑफ रेजोनेंस पे Z क्या है जो कि R के बराबर हो गया, नॉर्मली Z क्या है ये तो पता ही चल गया था, और फाई का एंगल भी दिख गया कि कितना होता, जीरो होता है। तो ये कहानी इसकी लग गई पूरी तरीके से। अब मान लो हम लोग लेते हैं एक क्वेश्चन, तो क्वेश्चन लेने के लिए हम थोड़ा सा वैल्यूज देख लें। चलो क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे लिया कि LCR सर्किट अपने पास है जिसमें हमें L दिया है 5 हेनरी, C दिया है 80 माइक्रोफैरड, R दिया है 40 ओम, VRMS दिया है 230 वोल्ट,
एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है एट रेजोनेंस, पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालना है, पूरी रेजोनेंस की सिचुएशन चल रही, क्या निकालना है, पीक वैल्यू ऑफ करंट, IRMS, तीनों एलिमेंट्स के अक्रॉस RMS वैल्यू निकालना है, RMS वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस R, पोटेंशियल अक्रॉस L, पोटेंशियल अक्रॉस C। क्लियर है मामला एकदम? ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हमें पता है कि ओमेगा, बोला कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस, तो हमें पता है कि ओमेगा क्या होता है, 1/√। L कितना है भैया, L कितना है 5, C कितना है 80, माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 की पावर माइनस, बताओ ठीक है कि नहीं है। 8 पंजे कितना होता 40 माने 400, 10 की पावर -6 को बाहर निकाला तो -3, -3 ऊपर गया तो 10 की पावर +3, 400 बाहर आ गया, कितना आया 420, काटो 50, क्या रेडियन पर सेकंड। ध्यान देना ओमेगा की यूनिट रेडियन पर सेकंड होती है। पहली चीज आ गई, बहुत बढ़िया, पहली चीज आ गई। तो अब हम लोग को निकालना है क्या, आई नॉट। आई नॉट, आई नॉट क्या होना चाहिए नाउ, पीक वैल्यू ऑफ करंट, ये होना चाहिए V0/Z, बोलो V0/Z होना चाहिए। अब मैटर ये है कि V0 क्या होता, V0 होता VRMS इंटू √2 ना, ये तो पता है। और Z क्या है, Z तो R है, Z तो R है, क्यों है, क्योंकि रेजोनेंस में Z किसके बराबर होता, यही यही तुम्हें नचाएगा। कुछ लोग गधे की तरह निकालेंगे पूरा Z, यही नहीं करना है। अब VRMS कितना दिया था 230, √2 की वैल्यू 1.4 रख लो, R की वैल्यू कितनी थी 40, 0 0 का काटो, 14 3 जा, जल्दी बोलो, ऐसे करोगे तुम लोग, 28, 14 3 जा भाई, तो कितना गया 4 कैरी और 14 2 जा 28, और कितना हो गया 32.3 डिवाइड बाय, काटम काट करो, 4 अट्ठे 32, बचा कितना 0.2 काटो, डेसिमल लगा दिया, जीरो उड़ा दिया, कितना आएगा, ऐसे करोगे तुम लोग, डिवीजन नहीं करोगे घंटा, 5 बज जाएगा, कितना 8.5 है पक्का। अच्छा ये बताओ 0.5, 8.05, ऐसे बोलो। आई नॉट ये क्या आ रहा एम्पियर। आप कह रहा चाचा कि IRMS निकाल दो, तो हमने कहा यार IRMS निकाल दे, इधर देखो क्या निकाल दे IRMS। IRMS निकालने का मतलब क्या है, आई नॉट को √2 से डिवाइड कर दो। तो आई नॉट था क्या, आई नॉट ये था, ये था VRMS √2/R, और नीचे कौन बैठा √2, तो √2 से √2 काट दो, बचा कौन 230/40, कटा 4 से काटो, 4 पंजे, बचा कितना 3, डेसिमल लगाई 0, कितनी बार गया 7 28, बचा कितना 2 5, 5.75 एम्पियर। बताओ कोई नाटक नहीं। अब और क्या निकालना था, अब निकालना है VR VL VC, सबकी RMS वैल्यू निकालना है। तो VR क्या होगा IRMS इंटू R, VL क्या होगा IRMS इंटू L, और VC क्या होगा IRMS इंटू C। तो VIRMS कितनी आई थी अपनी 5.75 ना, इतनी आई थी। R कितना था 40, मल्टीप्लाई कराओ आंसर निकालो, ये कितनी हो गई 5.75, L कितना था 5 हेनरी, मल्टीप्लाई आंसर। और इसको निकाला IRMS कितना था, अरे IRMS इंटू L नहीं एक्सेल भैया, कहाँ चले गए, ये क्या कर दिया हम लोगों ने, अभी तो धुआं नहीं करा था हम लोग के। देखो IRMS इंटू क्या होगा रेजिस्टेंस ना, रेजिस्टेंस कौन है एक्सेल, एक्सेल क्या होता है ओमेगा L, ओमेगा L, ओमेगा की वैल्यू कितनी थी 50, L की वैल्यू 5,
सॉल्व करो, आंसर 5.75 1 अपॉन ओमेगा सी। 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू 50, सी की वैल्यू 80 इंटू 10⁻⁻6। सॉल्व करोगे, आंसर फटाफट थोड़ा सारे आंसर निकल आएंगे। बताओ, इसी तरीके का क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा, बताओ इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं है। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा एलसीआर का, तुम धुआं उड़ा दोगे इसका। अगला निकालो, बताओ क्या है, कोई दिक्कत है कहीं? क्लियर है ना मामला? ठीक, तो इसको सॉल्व करोगे, बढ़िया आंसर निकालो, देखना वीएल और वीसी की वैल्यू सेम सेम टाइप की आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जब बोल रहा कि कंडीशन किसकी, रेजोनेंस की है, तो ऑब्वियस है कि ईएल माइनस ईसी बराबर रहा होगा। ईएल माइनस ईसी बराबर है, माने वीएल माइनस वीसी की वैल्यू जीरो आनी चाहिए। तो जीरो कब आएगी? दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, सॉल्व करके जब इसको निकालो, देखना दोनों की वैल्यूज क्या आएंगी? सेम सेम। और जो मेन पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा वो किस पे हो रहा होगा? इस पे। माने कि अगर एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस की कंडीशन है तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो केवल आर में होगा, बाकी कहीं और पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका डिफरेंस जीरो आ रहा। ठीक, क्लियर मामला एकदम। तो ये हो गई कहानी एलसीआर की यहाँ पे खत्म। अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एवरेज पावर कंजम्पशन के बारे में। तब तक इसको विधिवत तरीके से पढ़ के रखिए और रिवाइज करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।